हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो फाइनली जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कंटेंट लाने वाला हूं, तो इस वीडियो से हम शुरुआत कर देंगे उस चीज़ का। लेकिन पहले मैं इंट्रो देना चाहता हूं। इंट्रो में मैं ये बताना चाहता हूं, देखो तुम्हारे सामने जो बैठा है उसने आईटेक फर्स्ट सेम का जो जितने भी कंटेंट है उसको डिज़ाइन किया था। अब तुमको जानकर ये हैरानी होगी कि मेरे ही जो कंटेंट है ना उसी को ही पूरे आरआई में सभी ने पढ़ा था एग्ज़ाम से पहले। अभी अभी फ़िलहाल ही गया है फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम, पूछ लो जाके किसी को भी। मेरा ही कंटेंट गया था, अंजन कुमार नाम है मेरा। बता, जो नोट्स है ना वो चारों तरफ शेयर हुए थे। मैं लाइब्रेरी में बैठता था, उधर मेरे ही कंटेंट पढ़ते थे सब लोग पढ़ते थे। भाई यार मेरे बगल में जो बैठा है वो मुझे थैंक्स बोल रहा है कि भाई तेरे नोट्स अगर नहीं होते तो शायद पास होने का होप तक नहीं आता। तो वही बात है कि जो हमारा सिलेबस है ना आईटेक फर्स्ट सेम का, तो उसी उसी के बहुत सारे यूनिट्स मैच करते हैं तुम्हारे सिलेबस के साथ। इवन उससे बहुत नीचे लेवल गया ना तुम्हारा, है ना। हमारा तो पूरा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम एक पूरा का पूरा यूनिट था, लेकिन तुम्हारा सब टॉपिक्स के अंदर आता है। तो फिक्र मत करो, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। मैंने आईटेक का फर्स्ट सेम का जो एजुकेशन है उसको ढंग से पढ़ा था, और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों के लिए तो मैं पढ़ूंगा, तुम्हारे सब टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरा है, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से लेक्चर करो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यूनिट को पहले हम देखेंगे। तो देखो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें जो यूनिट 1 है उसमें 3 टॉपिक आएंगे। फ्रॉम एंशिएंट ज्ञान परंपरा टू प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, ये है तुम्हारा पहला यूनिट का जो टॉपिक नंबर 1। और पहले यूनिट का टॉपिक नंबर 2 है प्रोमिनेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ और कमिटीज़। फिर तीसरा जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, इसके बारे में डिटेल में, इसके बारे में भी डिटेल में। और ये जो पहला है इसको मैं तो एकदम, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो नीचे वाले दो है ना ये बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आज हमारा जो पहला वीडियो है उसमें बस इसी टॉपिक 1 को ही करेंगे, ठीक है। अब चलो देखो, एंशिएंट ज्ञान परंपरा के बारे में जब हम देखते हैं, इसमें देखो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है वैदिक, और उसके बाद आ जाएगा बुद्धिस्ट और जैन। ये वैदिक एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था, जो मेनली गुरुकुल सिस्टम वगैरह इसी में आएगा। और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में इसमें आएंगे मोनास्ट्री, बुद्ध विहार वगैरह आएगा, ये इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम गुरुकुल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे मोनास्ट्री रिलेटेड। इसमें बुद्धिस्ट और जैन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो चलिए पहले हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद हम बुद्धिस्ट, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन एजुकेशन सिस्टम, फिर उसके बाद हम मीडिएवल में जाएंगे, ठीक है। तो मीडिएवल एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। देन हमारा टारगेट रहेगा क्या, कि कैसे ब्रिटिशर ने मॉडिफिकेशन वगैरह किया, उसमें पूरी चीज़ रहेगी इंक्लूडेड। फिर उसके बाद आएगा जो मॉडर्न अभी प्रेजेंट डे पे जो एजुकेशन सिस्टम है एनईपी वगैरह, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस याद रखो, पहले हम बुद्धिस्ट पढ़ेंगे, वैदिक के बाद बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर मीडिएवल, फिर ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद आ जाएगा जो प्रेजेंट डे पे हमारा चल रहा है इंडिया में। तो देखो पहली बात ये है कि जो बच्चे होते थे उस टाइम पे जो पढ़ाई करते थे वो आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे। तो उनका लाइफ जो डिवाइडेड होता था वो मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइड हुआ करता था। तुम ऐसा इमेजिन करो, गुरु रहते थे, गुरु बच्चों को कहाँ पर पढ़ाते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, जिसको बोला जाता था हर्मिटेज। हर्मिटेज मतलब जहाँ पर रहते थे बच्चे और गुरु जी। तो गुरु पढ़ाते थे, और आश्रम का जो सिस्टम था उसमें क्या रहता था, 4 स्टेजेस में डिवाइड होता था। उसको पहले हम कर लेते, उसके बाद मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा जो गुरुकुल सिस्टम था। अब देखो लाइफ जो डिवाइड होता था वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होता था। पहली बात ब्रह्मचर्य जो कि स्टूडेंट वाला फेज था, फिर गृहस्थ जो हाउस होल्डर, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद आ जाएगा संन्यास। तो इसको हम थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ याद करने के लिए। ब्रह्मचर्य वाला जो स्टेज था वो बच्चे ही जनरली जो पढ़ाई करते थे, जो शिष्य होते थे वो मेनली ब्रह्मचर्य पालन करते थे। उसके बाद ब्रह्मचर्य जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वो वाला फेज ऑफ लाइफ, उसके बाद गृहस्थ फेज शुरू हो जाएगा। गृहस्थ फेज में क्या करेंगे, बच्चे जो अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपना हाउस होल्डर जब बन जाएंगे ना, उसको गृहस्थ फेज बोला जाता है। देन नेक्स्ट आता है, उसे बोला जाता है वानप्रस्थ।
अब इसमें तुमको क्या याद रखना है, देखो जो रिटायरमेंट या फिर जिसने हाउस गृहस्थ से रिटायरमेंट ले लिया और जाके वन में रह रहा है, वन का खाना खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, और उसे बोला जाता है वनप्रस्थ, फॉरेस्ट लाइफ है पूरा उसका कंप्लीटली। अगर उसने इन सब चीज़ों से मुक्ति लेकर बस अपना पूरा संन्यास ले लिया सब चीज़ों से एकदम, तो उसे बोला जाता है रेनुन्शिएशन। तुमको इंग्लिश टर्म याद नहीं रखना है, बस एक बार देख लो। हर एक चीज़ को रटने के लिए नहीं होता है, देख लो, अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन आएगा तो कर सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा वर्ण सिस्टम था उस टाइम पे, वैदिक एजुकेशन सिस्टम के टाइम पे वर्ण सिस्टम था, और मेनली जो एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाता था वो वर्ण के बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता था। अब इसमें हम देखेंगे वर्ण सिस्टम जो सोसाइटी डिवाइड होता था वो 4 क्लासेस में डिवाइड था। 4 क्लासेस में कैसे कैसे थोड़ा नोटिस करेंगे। देखो पहली बात तो ये है कि ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मण्स जो कि होते थे प्रीस्ट, टीचर्स, स्कॉलर्स मेनली। फिर जो क्षत्रिय होते थे वो होते थे वॉरियर्स, रूलर्स और एडमिनिस्ट्रेटर। वैश्य जो होते थे वो थे फार्मर, ट्रेडर और आर्टिसन। और शूद्र जो होते थे वो होते थे सर्विस प्रोवाइडर, लेबरर। इसमें अगर हम देखें तो शूद्र को जनरली एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता था। अब वोमेन का एजुकेशन में कैसा था वैदिक एजुकेशन पीरियड के टाइम पे, उनको कैसे प्रोवाइड किया जाता था या नहीं प्रोवाइड किया जाता था, ये थोड़ा देख लेंगे। इसको बस थोड़ा सा एक बार देख लो कि हाँ ये होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता था। अब उसके बाद आ गया ओमेन इन एजुकेशन। ओमेन इन एजुकेशन में अगर हम देखें तो ओमेन का पोजीशन क्या था, अर्ली वैदिक फेज में इनको पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाता था एजुकेशन में। कौन कौन सी चीज़ें इनको पढ़ाया जाता था, जैसे फिलोसॉफी और ये यज्ञ वगैरह, इसमें सब इनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। लेकिन इसको याद नहीं रखना, तुमको क्या याद रखना है, ये नाम याद रखना है। गार्गी जो कि एक फिलोसोफर थे, वो अर्ली वैदिक पीरियड में उनको अलाउ किया गया था, ओमेन जो कि एजुकेशन में उनको शामिल किया गया था। मैत्रेयी थे जो कि एक स्कॉलर थे, और लोपामुद्रा, इन 3 का नाम याद रखो। गार्गी, ये इंपॉर्टेंट है, गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा, ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि इनमें से क्वेश्चन शायद बन सके मोस्ट प्रॉब्ली। फिर उसके बाद सम वोमेन स्टडीड वेद एंड फिलोसॉफी। लेटर वैदिक पीरियड कुछ पढ़ते थे उस टाइम पे, वेद पढ़ते थे और फिलोसॉफी पढ़ते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वोमेन रोल बिकम मोर डोमेस्टिक। वोमेन का जो रोल हो गया था वो ज़्यादा डोमेस्टिक हो गया था, और एजुकेशन रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था, उनको रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। तो देखो ऊपर क्या लिखा है, अर्ली वैदिक पीरियड में इन लोगों को, जैसे वोमेन को मेनली दिया जाता था एजुकेशन, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में उनको रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि हाँ वो लोग एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा उन लोगों को, वोमेन को, ये याद कर लो, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ऐसा था कि अर्ली मैरिज होता था उस टाइम पे, मैरिज करवा दिया जाते थे उन लोगों को 12 ईयर की एज में। तो क्या हुआ फाइनली, जो रॉयल क्लास के फीमेल थे वही एजुकेशन रिसीव कर पाते थे। नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, वही बात हुई कि एजुकेशन इस बेसिस पर दिया जाता था। उनका जैसे उनका कास्ट सिस्टम रहता था सोसाइटी में, उनका जिस हिसाब से कास्ट रहेगा उस हिसाब से उनको एजुकेशन मिलता था। जैसे शूद्रों को डिनाइड किया गया था फॉर्मल एजुकेशन। ये सब ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस इतना देख लो, बस थोड़ा सा एक बार बस वो ओवरव्यू पढ़ लो, उतना काफ़ी रहता है। ज़्यादा मत डिटेल में मत पढ़ो, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, जो आएगा मैं वो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मैं बताना चाहता था कि जो सोशल ऑर्डर है और एजुकेशन बहुत रिलेटेड था। देखो सोशल ऑर्डर यानी कास्ट, अगर कास्ट अच्छा है, जैसे ऊपर में आ गया कोई ब्राह्मण है, कोई जैसे वैश्य है या फिर क्षत्रिय है, तो उनको एजुकेशन मिल रहा था। अब उस टाइम पे माना नहीं जाता है कि क्षत्रिय कोई, मतलब उन लोग एजुकेशन के लिए उन लोगों को हमेशा उनको एक्सक्लूड किया जाता था। तो वही बात हुई, अगर सोसाइटी में ऑर्डर तुम्हारा सही नहीं है तो फिर तुमको एजुकेशन नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। इसमें तुमको ये याद रखना है जो मैं बताऊंगा, देखो उसी को याद रखना, ज़्यादा मत सोचना कि हाँ क्या याद रखूँ क्या नहीं। एजुकेशन स्टार्ट होता था ऐसे, ओपन सेरेमनी, ओपन संस्कार भी बोला जाता है, जिसमें कि तुमको सेक्रेट थ्रेड एक पहनाया जाएगा, एक रिचुअल है, उससे बोला जाता है ओपन सेरेमनी या ओपन संस्कार। इसमें तुम्हारा फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता था। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा एट द एज ऑफ 8। अगर ये जो उपनयन संस्कार ब्राह्मण के लिए होता था किस टाइम पे, 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय के लिए 11 साल और वैश्य के लिए 12 साल, ये याद रखना। और शूद्र को लार्जली एक्सक्लूड किया जाता था फ्रॉम दिस इन द लेटर। अब देखो लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि जो लेंथ होता था 12 ईयर और मोर डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। ये जो पढ़ाई होती थी कंटिन्यू होगी ना, यहाँ से तो शुरू तो हो गया,
ब्राह्मण का 8 साल से, क्षत्रिय का 11 साल से, वैश्य का 12 साल से, लेकिन और शूद्रों का तो नहीं दिया जाता था एजुकेशन। तो इन लोगों का जो ऊपर के 3 हैं उन लोगों का तो शुरू हो गया ना। अब वो कितने साल तक पढ़ेंगे, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। मेनली 12 साल तो होता ही था, उसके बाद अगर सब्जेक्ट के हिसाब से वो बढ़ भी सकता था। नेक्स्ट, गुरुकुल का सिस्टम, जो कि मैं बताया कि हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल में कैसे रहते थे? गुरुकुल सिस्टम में पहले रहते थे क्या, गुरु और गुरुकुल यानी कि गुरु के हर्मिटेज, जहाँ पर गुरु रहते थे, होम बोल सकते हो। तो उसमें कौन रहते थे? स्टूडेंट और गुरु साथ में रहते थे। और उधर जो स्टूडेंट होते थे वो स्टडी करते थे। वो रेसिडेंशियल सिस्टम हुआ करता था। रेसिडेंशियल यानी बच्चे उधर रहते थे खुद। फिर आ गया इंस्टीट्यूशन फॉर द हायर एजुकेशन। इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो गुरुकुल सिस्टम है इसको मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए जो तुमको याद रखना है वो है इंस्टीट्यूशन वाला पोर्शन। इंस्टीट्यूशन में क्या याद रखना है तुमको? देखो मैं बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशन में तुमको याद रखना है फेमस इंस्टीट्यूशन जो है, बस उन्हीं को ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर की मत देखो। फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल्दो एजुकेशन वाज मोस्टली थ्रू गुरुकुल एंड आश्रम, सम रिनाउंड सेंटर ऑफ द लर्निंग आर मेंशन इन द वैदिक। अब देखो ये सब लाइंस याद नहीं रखना है। तुम जाकर उधर थियोरेटिकल पेपर तो नहीं लिखोगे। तुमको क्या याद रखना है कि परिषद यानी कि जो लार्ज लर्निंग सेंटर होते थे, जिसमें आ जाएगा तक्षशिला एक, उसको बस याद रखना है। परिषद के अंदर आता है तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला में क्या बताया गया है तक्षशिला के बारे में? तक्षशिला कहाँ पर है? प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। उस टाइम पे वो गांधार में रहता था, किंगडम में आता था, गांधार किंगडम में। लेकिन अभी वो फिलहाल वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। वो वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी है, अराउंड 700 BC के आसपास। इतना याद नहीं रखना है, बस देख लो एक बार, अगर आ जाए एग्जाम में तो फिर टिक कर पाओ, लेकिन रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। बस इतना याद रखो कि अभी ये कहाँ पर है, तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान। फिर से बोलो, कहाँ पर है? प्रेजेंट डे में पाकिस्तान। वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ाई होती थी? वेद की पढ़ाई होती थी, फिलोसॉफी की पढ़ाई होती थी, मेडिसिन की होती थी, मिलिट्री, साइंस, पॉलिटिक्स। बस थोड़ा थोड़ा देख लो इन सब चीज़ें। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत कम रहता है। बस ये याद रखो कि ये पाकिस्तान में है और ये अट्रैक्ट करते था स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंडिया एंड एब्रोड, हर जगह से। टीचर इसमें जो इंक्लूडेड थे वो थे चाणक्य। और भी कुछ बताना चाहूँगा, इसमें 3C आता है, 3C। अब ये 3C क्या है? इसमें चाणक्य थे, उसके बाद चरक भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, ठीक है। ये याद रखना था बस। और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था? तक्षशिला को गांधार किंगडम के रूलर ने किया था। उसमें पढ़ाई किए थे कौन? 3C, चरक और चाणक्य, चरक और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बस इतना याद रखना था। चाणक्य, कौटिल्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र दिया था। तो इसमें क्या है कि चरक भी थे। चरक क्या करते थे? उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन में। मेडिसिन के जो जैसे आयुर्वेदा हुआ, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इतना बस याद रखो। फिर नेक्स्ट देखेंगे, उज्जैन था उस टाइम पे। उज्जैन मध्य प्रदेश में फ़िलहाल सिचुएटेड है और नॉन फॉर द एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। किस लिए ये फेमस है? एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के लिए। बस ये याद रखना। फेमस स्कॉलर कौन थे उस टाइम पे? इसमें बराहमीर, इनका नाम याद रखो, बराहमीर। कहाँ पर? उज्जैन में बराहमीर, ये इधर स्टडी करते थे। फिर काशी यानी जो कि वाराणसी में है, स्पिरिचुअल एंड द इंटेलेक्चुअल हब था, स्पेशलाइज इन वेद, फिलोसफी एंड लॉजिक। ये याद नहीं रखना है, बस ये थोड़ा सा नाम सुन लो इनका, लेकिन इसमें ज़्यादा ये बस नाम याद कर लो, बराहमीर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। और अगर ऊपर देखोगे, ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट था, एक बार ऊपर चेक करो। ऊपर में चेक, ये 3C वाला याद रखना, जो चाणक्य हो गया। फिर लिखो, कॉपी में एक बार लिख लो, चाणक्य, चरक, ये लिख लो। इनका कंट्रीब्यूशन था मेडिसिन, आयुर्वेदा के रिलेटेड, मेडिसिन में था। फिर उसके बाद और एक नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, ठीक है। इतना याद रखो, इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अयोध्या और मिथिला भी था उस टाइम पे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन इतना याद रखो कि जो अयोध्या और मिथिला था, यहाँ की पढ़ाई में बाद में जाकर इसी ने जाकर जन्म दिया था नालंदा को। ये पेव द वे फॉर द फॉर्मलाइज इंस्टीट्यूशन इन नालंदा। पूछा भी जाता है, नालंदा जो शुरुआत हुआ था उसका जो मेनली उसका बेसिस कहाँ पर था? वो बेसिस मिला था अयोध्या और मिथिला से। ये याद रखो, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ गया गुरु शिष्य परंपरा, जो कि बार बार तुम लोग बोलते हो कि हाँ इसमें लिखा गया है ज्ञान परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। वो तो यही है भाई, इसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा मतलब रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम्हारा सिलेबस
अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस हो गया है। द हार्ट ऑफ द वैदिक एजुकेशन वाज द सैक्रेड बॉन्ड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, यानी कि जो टीचर गुरु और शिष्य के बीच के संबंध के बारे में ये बताता है। इसमें और याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। गुरु का रोल क्या था? गुरु टीचर थे, ही वॉज ए स्पिरिचुअल गाइड, बस ये याद रखो। गुरु को क्या माना जाता था? स्पिरिचुअल गाइड या फिर मेंटर। लीव करते थे सिंपल लाइफ, गुरु का लाइफ बहुत सिंपल था। एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच, जो बोलते थे वो खुद भी, जो प्रीच करते थे वो खुद भी उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते थे कि स्टूडेंट भी उसको प्रैक्टिस करे, ठीक है। प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन, ये याद रखो, एजुकेशन फ्री था उस टाइम पे। मोटिवेटेड बाय द ड्यूटी ऑफ द धर्मा, उनको किसने मतलब वो कैसे मोटिवेटेड हुए थे? ड्यूटी यानी कि धर्मा। वो बोलते थे कि बच्चों को पढ़ाना जो है वो वेल्थ के लिए नहीं करना है, धर्म के लिए करना है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये वाला चीज़, स्पिरिचुअल गाइड थे वो। फिर उसके बाद ये जो फ्री एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पे, और मोटिवेटेड बाय द ड्यूटी नॉट वेल्थ, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बस देख लो। इसमें फ्री एजुकेशन वाला से क्वेश्चन आ सकता है, और ये वाला स्पिरिचुअल गाइड एंड द मेंटर, बाकी कुछ अच्छा पॉइंट है उसमें, मुझे तो नहीं लगा। फिर देखते हैं शिष्य का रोल। शिष्य का जो रोल है वो है लिव्ड इन द गुरुस हाउस होल्ड, यानी कि गुरुकुल में रहते थे बच्चे, और फॉलोड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जैसे कि हम देखें तो कैलिवेशी हो गया, ब्रह्मचर्य में रहेंगे, गुरु को सर्विस प्रोवाइड करेंगे और ट्रूथफुल रहेंगे। इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखो कि ये जो होते थे ना, ये उस वहाँ के गुरु के जो जितने भी उधर रहते थे गुरुकुल में, वो ये सब काम भी करते थे, उधर कलेक्ट करते थे वुड्स वगैरह, फायर वुड्स वगैरह, काव को चराते थे, टेंडिंग करते थे, उसके बाद क्लीनिंग करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। उसके बाद मोड ऑफ रिलेशनशिप, जो गुरु और शिष्य के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा था? वो फेथ, रेस्पेक्ट और लाइफ लॉन्ग ग्रैटिट्यूड वाला था। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा बस मतलब ध्यानपूर्वक तरीके से एक बार देख लेना। फेथ, रेस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड, ये ऐसे फीलिंग्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एट द एंड ऑफ द एजुकेशन स्टूडेंट गिव गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देते थे, वो वॉल्यूंटरी बोला जाता है, जिसका मन हो वो गुरु दक्षिणा दे सकता है गुरु को। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखो कि इसमें क्या होता था, हर टाइप का डेवलपमेंट होता था जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बोला जाता है। लेकिन ये पॉइंट तुमको इधर आने के बाद ही समझ में आएगा, ये पॉइंट को फिलहाल के लिए तुम लोग मत देखो। बस याद रखो इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल और फिजिकल डेवलपमेंट होता था, तो कहीं ना कहीं इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था। जब तुम फर्स्ट सेम में आ जाओगे तुमको पता चलेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट मोस्ट ऑफ द एजुकेशन के पेपर में इसी को अगर तुम लिख दोगे तो तुमको पास करवा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम में आ गया तो भाई यार चलो ये वाला पॉइंट को कहीं ना कहीं एक बार देख ही लो। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। एजुकेशन वाज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग टेक्स्ट बट अबाउट लिविंग विद द वैल्यूज। एजुकेशन इमोशनल बॉन्ड के साथ, भाई यार ये ज़्यादा पॉइंट ये सब काटो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आ गया करिकुलम की बात। करिकुलम की बात देख लेते हैं। करिकुलम में क्या पढ़ाया जाता था बच्चों को? करिकुलम में वेद पढ़ाया जाता था, वेदांगनास पढ़ाए जाते थे, है ना, और अदर सब्जेक्ट भी थे। अदर सब्जेक्ट में क्या क्या? जैसे एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड थे। अब वेदांगना तुमको याद करना है तो कर लो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है इतना डिटेल में तुमको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे में भी इतना डिटेल में नहीं पूछा था उन लोगों ने। बस ये याद रखो, वेद जो होते थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होता है, ये याद रखो, लिख लो एक बार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया वेदांगना, भी एक बार पढ़ ही लो यार, है ना, शायद पूछ ले तो उसमें आ जाएगा क्या? शिक्षा आ जाएगा। फिर उसके बाद व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, यही सब पूछेगा अगर पूछना होगा तो उसे, ठीक है। तो कितने होते थे वेदांगना? 6 होते थे, ये बस याद रखो। वेदांगना कितने होते थे? 6। और वेद कितने होते थे? 4। ये याद रखना है, वेद कितने होते थे? 4, वेदांगना होते थे 6। अब नेक्स्ट देखते हैं अदर सब्जेक्ट क्या क्या होते थे। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मिलिट्री हो गया, लॉजिक, एथिक्स, फिलोसॉफी, यही सब चीज़ें। इसमें आ जाएगा नंबर्स, ज्योमेट्री। अब भाई इसको रटने की कोशिश मत करो, ये सब नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, दिख तो रहा है। ऊपर अगर पूछना होगा तो पूछेगा वेदांगनास कितने होते थे और वेद कितने होते थे। वेदांगनास होते थे 6 और वेद होते थे 4। फिर उसके बाद एम ऑफ एजुकेशन क्या होता था? मेनली वही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट और डिसिप्लिन, यही मेनली टारगेट किया जाता था। और बच्चे में जैसे मैंने बोला होलिस्टिक डेवलपमेंट वो टारगेट करते थे, इंटेलेक्चुअल, मोरल, हर टाइप का डेवलपमेंट हो उसमें। फिर उसके बाद मेरिट वगैरह लिखा गया है, जो कि मुझे लगता है भाई यार ये तुम्हारे लिए तो रिलेवेंट नहीं है। अब टीचिंग मेथड कैसा था? टीचिंग मेथड में आ जाएगा मेमोराइजेशन था, इंट्रोस्पेक्शन था, जिसमें तुमको
श्रवण, मनन वगैरह और निधि ध्यान, ये सब याद मत रखो। बस ये रखो कि मेमोराइजेशन करने के लिए बोलते थे, क्रिटिकल एनालिसिस करो, उसको सुनो, जो मंत्र वगैरह चांटिंग होता है वो सब सुनो और क्रिटिकल एनालिसिस करो, समझने की कोशिश करो और खुद के दिमाग में एनालिसिस करो उसका। और हैंड्स ऑन लर्निंग होता था, और कभी कभी गुरु एकदम पूरा जैसे कोई डिस्कशन कर रहे टॉपिक के ऊपर सेमिनार के टाइप भी करते थे। संस्कार सेरेमनी फाइनली क्या होता था, जैसे हमने बोले कि स्टार्टिंग में जो ओपोनेंट संस्कार होता था वो इस टाइम पे होता था 8, जैसे ब्राह्मण के लिए हो गया, ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आएगा, ये 11 होगा। तो ये वाला थ्रेड का कलर के बारे में बताया गया है, तुम याद मत रखो, वही बेटर है तुम्हारे लिए। तो देखो विद्याराम रिचुअल भी होता था जो कि 5 साल में हो सकता है। ये जनरली क्या होता था, ये घर मतलब होम में होता था, लेकिन ओपोनेंट संस्कार जो होता था ये गुरुकुल में होता था। फिर नेक्स्ट एजुकेशन एट द टाइम ऑफ द एपिक्स, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। तो देखो बच्चों, मैंने बस एक छोटा सा सैंपल दिया, सैंपल इसलिए दिया गया और आज मेरा टारगेट था वैसे यूनिट 1 का जो टॉपिक 1 है वो उसे ख़त्म करूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम पहले सैंपल चेक करो। ऐसे ही मैं यूनिट 1 को कवर करूंगा क्योंकि तब तक मेरे पास व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। वंस व्हाइट बोर्ड आ जाएगा तो मैं एकदम आराम से सभी टॉपिक को, हाँ मुझे टाइम लगेगा मानता हूँ, लेकिन मैं सभी कंटेंट डिलीवर करूँगा। कंटेंट में कमी नहीं रहेगी, इतना मैं एश्योरिटी देता हूँ तुमको। कंटेंट में कहीं कभी भी कमी नहीं करूँगा मैं। बस बोल रहा हूँ कि देखो अभी यूनिट 1 ऐसे ही कवर करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ। तुमको अगर सही लगे तो कमेंट कर देना, नहीं तो फिर मैं वेट करूँगा फिर बोर्ड आने तक, ठीक है। बता देना, सजेशन दे देना मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो एक और चीज़ मैं बोलने को भूल गया था कि जो नोट्स है ना वैदिक एजुकेशन सिस्टम का, डिटेल में मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, उसको देख लो एक बार। फिर नेक्स्ट जितने भी है, जैसे इसके बाद आएगा बुद्धिस्ट, जैन और मीडियावल, फिर ब्रिटिश का टाइम थोड़ा सा आएगा, और अभी प्रेजेंट डे वाला उतना अच्छे से करेंगे। देखो डिटेल में करेंगे, कहीं कमजोरी नहीं होना चाहिए कंटेंट में, सबको टच करेंगे, सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन जो आ सकता है वो भी करवाऊँगा मैं। तुम पहले एक बार चेक कर लो, अगर अच्छा लगे तो बता देना।